नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज चला रखी है, जिसकी आपकी ये 7वीं टेस्ट सीरीज रहने वाली है। अभी तक 6 टेस्ट सीरीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं आपके, उनको हम लोगों ने सॉल्व किया है एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक है, तो ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है पुलिस कांस्टेबल के रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए। जब तक आपका रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होगा तब तक आपका ये टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती है कंप्लीट टेस्ट सीरीज, तो आप इनको जरूर कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक 6 क्लासेस देख ली है टेस्ट सीरीज की, तो वेल एंड गुड है। बट जिन्होंने अभी टेस्ट सीरीज की 6 क्लासेस पिछले की नहीं देखी है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस टेस्ट सीरीज देखने के बाद आप उनको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे आपका सिलेबस और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उनको साथ साथ में करते चले। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टेस्ट सीरीज रहने वाली है। आप देखिए, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने जो भी ये पूरी टेस्ट सीरीज है इसको 5 भागों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 5 भागों में डिवाइड कर दिया। एक आपका पोर्शन हिंदी का रहेगा, उत्तराखंड करंट अफेयर्स रहेगा। ठीक है, उत्तराखंड का जनरल अवेयरनेस और जीके रहेगा आपका। ठीक है, और आपका इंटरनेशनल या फिर जो आपका राष्ट्रीय स्तर का जो आपका करंट अफेयर्स है उसका पोर्शन रहेगा, और एक पोर्शन रहेगा आपका कंप्यूटर का। ठीक है, तो 5 पोर्शंस में मैंने ये टेस्ट सीरीज का पूरा एक पेपर डिजाइन किया है। तो आपके लिए होप सो ये इस तरह का पैटर्न आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो टेस्ट सीरीज नंबर 7 है इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन से पहला भाग है आपका हिंदी का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा देवनागरी की लिपि के बारे में सत्य नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला दे रखे देवनागरी लिपि यानी कि यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो ये आपका गलत है। देवनागरी की लिपि जो होती है हमेशा बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है, तो पहला ही वाला आपका जो ऑप्शन है वो आपका गलत हो गया। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, कौन सा सत्य नहीं है, तो ए आपका सत्य नहीं है। बाकी हम लोग पढ़ लेते हैं। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, ये बिल्कुल ठीक है। यह वर्णात्मक लिपि है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। शिरोरेखा का मतलब क्या है, जैसे आप कोई भी वर्ड लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने प्रयोग लिखा, इसके ऊपर मैं एक लाइन, स्ट्रेट लाइन खींचता हूं, तो ये शिरोरेखा है, इसको ही शिरोरेखा बोला जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है देवनागरी लिपि में, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो केवल एक ऑप्शन आपका गलत है, यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, ये आपका गलत है। देवनागरी की लिपि हमेशा बाएं से दाएं लिखी जाती है। अगर हम बात करें देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, तो देवनागरी लिपि जो है उसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि से विकास हुआ है आपका, यानी कि ब्राह्मी लिपि से आपकी देवनागरी की लिपि बनी है। देवनागरी की लिपि की देखिए जो उत्तरी शाखा है, ये भी आप याद रखिएगा, देवनागरी की लिपि की जो उत्तरी शाखा है उससे आपकी ब्राह्मी लिपि की जो उत्तरी शाखा है उससे आपकी देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका आफी नैग आफी पैग लोकोक्ति का क्या अर्थ है। ठीक है, तो आफी नैग आफी पैग एक लोकोक्ति है। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है, आफी नैग आफी पैग का मतलब होता है सारा श्रेय खुद को देना। कोई व्यक्ति कोई काम करता है किसी के साथ मिलकर, बट उसका सारा श्रेय वह अपने आप को खुद दे देता है, तो उसके लिए एक लोकोक्ति है आफी नैग आफी पैग। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित प्रमुख गढ़वाली शब्दों में कौन सा युग्म सही नहीं है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, यानी कि 3 आपके सुमेलित होंगे, एक आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, अंगवाल का मतलब होता है आलिंगन, तो बिल्कुल ठीक है। आलिंगन को आपको गढ़वाली में क्या बोलते हैं, अंगवाल बोलते हैं। आलिंगन का मतलब अगर हम जाने तो आलिंगन का मतलब होता है आपका गले लगना। ठीक है, तो गले लगना को बोलता है आलिंगन, गले लगना। ठीक है, तो आलिंगन को क्या बोलते हैं, अंगवाल बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। हवा को बथों बोलते हैं, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। गोद को आपका खुचल्या बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है, गढ़वाली में खुचल्या बोला जाता है गोद को। साथी को स्वीना बोला जाता है, तो ये आपका गलत है। स्वीना जो मतलब है आपका सपने से है। ठीक है,
तो सपने को गढ़वाली में स्वीणा बोलते हैं, ना कि साथी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेघदूत का गढ़वाली में रूपांतरण नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ठीक है, तो मेघदूत का देखिए गढ़वाली में रूपांतरण किसने किया था, ये एक पुस्तक थी, किसने लिखी, तो ये लिखी थी आपकी आचार्य धर्मानंद जमलोकी। ठीक है, आचार्य धर्मानंद जमलोकी ने मेघदूत का गढ़वाली में रूपांतरण किया था। इसको क्या नाम दिया था, मेघदूत छंदानुवाद। ठीक है, तो मेघदूत छंदानुवाद किसने लिखा, ये आपका मेघदूत का गढ़वाली रूप है, मेघदूत छंदानुवाद। किसने इसको रूपांतरित किया, आचार्य धर्मानंद जमलोकी ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब ये किया था अनुवाद, 1971 में किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1971 में मेघदूत का गढ़वाली में छंदानुवाद किया था, किसने, आचार्य धर्मानंद जमलोकी ने, 1971। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है 5th, इनमें से बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले देखिए आपको पता होना चाहिए कि बहुव्रीहि समास क्या होता है। बहुव्रीहि समास वो होता है जिस समास में देखिए पूर्व तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे दो आपके वो दे रखे हैं, दो आपके पद दे रखे, तो उसमें ना तो पूर्व पद ना तो उत्तर पद आपका प्रधान होगा, कोई अन्य पद ही इसमें क्या होता है, प्रधान होता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, तो नील गगन की अगर हम बात करें, नील गगन में आपका बहुव्रीहि समास नहीं है। चक्रपाणिनि की अगर हम बात करें, चक्रपाणिनि में आपका बहुव्रीहि समास है। वीणापाणिनि में भी और पीताम्बर में भी आपका बहुव्रीहि समास है। नील गगन में आपका बहुव्रीहि समास ना होके यहाँ पे कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास है आपका किसमें, नील गगन में। नील गगन का नीला है जो गगन। ठीक है, नीला है जो गगन, उसको क्या बोलते हैं, नील गगन बोलते हैं। तो इसमें कर्मधारय समास है, ना कि बहुव्रीहि समास है। ठीक है, क्योंकि जो आपका कर्मधारय समास होता है उसमें जो उत्तर पद होता है वह प्रधान होता है। ठीक है, जो उत्तर पद होता है वह प्रधान होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो नील गगन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नील गगन में आपका बहुव्रीहि समास ना होकर कर्मधारय समास है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड पोर्शन स्टार्ट हो गया आपका उत्तराखंड करंट अफेयर्स। ठीक है, तो उत्तराखंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। भारतीय रेल बजट 2025 में उत्तराखंड हेतु कितने रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो अभी देखिए इससे पहले एक क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में कराया था कि उत्तराखंड ने कितने करोड़ का, तो लगभग 1 करोड़ समथिंग का, 1 लाख करोड़ का बजट इस बार उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया। यहाँ पे केंद्र बजट की बात हो रही, तो केंद्र बजट में भारतीय रेल बजट 2025 में उत्तराखंड हेतु कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4,641 करोड़ का प्रावधान किया गया है रेल बजट में उत्तराखंड के लिए। ठीक है, तो उत्तराखंड में आप सभी को पता है, देखिए 4 धाम परियोजना के तहत आपका ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक आपकी रेल लाइन शुरू की गई है। ठीक है, तो 4,641 करोड़ रुपए का टोटल रेल बजट उत्तराखंड के लिए रखा गया है भारतीय रेल बजट 2025 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका देखिए उत्तराखंड की कौन सा जिला लखपति दीदी योजना के कार्यान्वयन में प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, तो लखपति दीदी योजना ये आपकी केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है एक योजना है। इसमें देखिए उत्तराखंड का कौन सा जो जिला है वह प्रथम स्थान पे रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उधम सिंह नगर। पहले नंबर पे आपका उधम सिंह नगर है, दूसरे नंबर पे आपका हरिद्वार है। ठीक है, तो उधम सिंह नगर में देखिए क्या है, उधम सिंह नगर ने 27,285 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की योजना रखी थी, जिसमें से लगभग 25,918 महिलाओं को लखपति दीदी योजना के तहत लखपति बनाया गया है। ठीक है, तो पहले नंबर पे आपका उधम सिंह नगर है। दूसरे अगर हम बात करें, दूसरे में आपका जो हरिद्वार है, हरिद्वार ने 23,588 लोगों को 88 महिलाओं को लखपति दीदी योजना के तहत लखपति बनाने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से इन्होंने 21,442
महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत लखपति बनाया है। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो उधम सिंह नगर रहा है उत्तराखंड में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लखपति दीदी योजना के तहत देखिए जो हमारे भारत की जो महिलाएं हैं उनको आजीविका और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना चलाई गई थी, लखपति दीदी योजना, जिसमें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से या फिर स्टार्टअप के माध्यम से उनकी जो इनकम है लाख रुपए से अधिक करने की योजना बनाई गई थी। ठीक है, तो बहुत अच्छी योजना है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उधम सिंह नगर पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर हरिद्वार रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार देने में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तराखंड की बात हो रही है तो उत्तराखंड में मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार देने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी उत्तराखंड में पहले स्थान पे रहा है, जो मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार देने में वो रहा है, क्या बोलते हैं, सक्सेस रहा है। उत्तरकाशी नंबर 1 पे है उत्तराखंड में। देखिए, जो मनरेगा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका जो स्थापना हुई थी नरेगा नाम से हुई थी। नरेगा का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, तो नरेगा पहले हुआ करता था। इसकी जो स्थापना है, नरेगा की स्थापना की अगर हम बात करें तो 2 फरवरी 2006 को हुई थी। 2 फरवरी 2006 को नरेगा की स्थापना हुई थी। इसका नाम मैंने आपको बता दिया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अब नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कब किया गया था? मनरेगा कब कर दिया गया था? तो ये किया था आपका 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, तो जो नरेगा था, नरेगा का नाम ही मनरेगा कर दिया 2 अक्टूबर 2009 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। ठीक है, मनरेगा में जब आपका ये एम ऐड हो गया था, एम मतलब हो गया महात्मा गांधी, यहाँ पे आपका महात्मा गांधी आप ऐड कर लेंगे तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, तो केवल इतना अंतर है, पहले नरेगा था और इसको मनरेगा कर दिया 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये भी बनता है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था? ठीक है, तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में आया था। ठीक है, जिसके तहत न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी गई थी। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? 1948 में हुआ था। ठीक है, इतने पॉइंट आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 9th आपका, 12 जनवरी 2025 को पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो ये उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन था जो 12 जनवरी 2025 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये देहरादून जनपद में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन था, तो देहरादून जनपद में इसकी वो हुआ था, क्या बोलते हैं, इसका आयोजन हुआ था। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है आपका 18 दिसंबर को। ठीक है, तो हर साल 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। बात करें प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से इंडिया लौटे थे। ठीक है, तो इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो प्रवासी भारतीय दिवस पूछेगा तो 9 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस पूछेगा तो 18 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन कब हुआ? तो 12 जनवरी 2025 को हुआ था। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां, उत्तराखंड का पहला रिसर्क्यूलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, जिसको बोलते हैं RAS, रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, कहाँ स्थापित किया गया? तो ये उत्तराखंड का पहला
RAS यानी कि रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम होता है। इसका अगर हम बात करें ये होता क्या है, RAS होता है आपका मछली उत्पादन के लिए होता है, ठीक है। मछली उत्पादन के लिए एक ये सिस्टम होता है जिससे मछली का उत्पादन हो और उसकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूवमेंट हो, उसकी जो क्वांटिटी है वो भी बढ़िया हो। तो इसको एक तरह से मछली उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। तो रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, इसकी जो उत्तराखंड का पहला रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम की जो स्थापना की गई है वह चंपावत डिस्ट्रिक्ट में की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंपावत में उत्तराखंड का पहला रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट भाग आपका थर्ड है, उत्तराखंड जीके, ठीक है। तो यहाँ पे हम उत्तराखंड जीके को देखेंगे। सुमेलित करना है आपने, एक तरफ आपको गुफा या फिर उडियार दे रखा है, दूसरी तरफ आपको प्राप्तियां दे रखी है, आपने बताना है कि इसमें से कौन सा आपका सही है, ठीक है। तो उडियार अपनी गुफा, यहाँ पे देखिए लाखू उडियार से आपका क्या प्राप्त हुआ है, तो लाखू उडियार से आपका मानव एवं पशुओं के चित्र प्राप्त हुए। लाखू उडियार आपका कहाँ है, तो ये आपका अल्मोड़ा जनपद में है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, अल्मोड़ा जनपद में आपका, यहां से आपका मानव एवं पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आपका ग्वारखा उडियार, ये आपका कहाँ है, चमोली में है आपका, ठीक है। चमोली जनपद में आपका ग्वारखा उडियार है। डुंगरी गांव आपका पड़ता है यहाँ पे, डुंगरी गांव, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए, डुंगरी गांव में आपका ग्वारखा उडियार है। तो ग्वारखा उडियार से आपका क्या प्राप्त हुआ है, ग्वारखा उडियार से आपका मानव भेड़ बारासिंगा के चित्र प्राप्त हुए हैं। कहां से, ग्वारखा उडियार से, जो चमोली के डुगरी गांव में। बनकोट आपका है, बनकोट आपका कहाँ है, पिथौरागढ़ जनपद में है। पिथौरागढ़ जनपद में आपका बनकोट है। बनकोट से आपका क्या प्राप्त हुआ है, तो बनकोट से आपके 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 8 ताम्र मानव आकृतियां कहां से, बनकोट पिथौरागढ़ से प्राप्त हुई है। फल सीमा ये भी आपका अल्मोड़ा जनपद में है, ठीक है। तो फल सीमा से आपका क्या प्राप्त हुआ है, तो फल सीमा से आपका मानव आकृति योग एवं नृत्य मुद्रा प्राप्त हुई है। यानी कि मानव की आकृति जो योग मुद्रा में है और नृत्य करती हुई मुद्रा में है, वो कहां से प्राप्त हुआ है, फल सीमा से आपका प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या बन जाएगा, देखिए, पहले का आपका चौथा, दूसरे का आपका पहला, तीसरे का आपका दूसरा और चौथे का आपका तीसरा। 4 1 2 3 आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट देखिए, लाखू उडियार की अगर हम बात करें तो लाखू उडियार की जो खोज की थी, कब की गई थी, 1968 में की गई थी। 1968 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो डॉक्टर MP जोशी द्वारा इनकी खोज की गई थी, लाखू उडियार की 1968 में, ठीक है। लाखू उडियार की ये कहाँ है, अल्मोड़ा जनपद में है, सुयाल नदी के बाएं तट पे, ठीक है। ये भी पूछता है आपसे, बाएं तट पर, ठीक है। तो लाखू उडियार की जो खोज थी 1968 में MP जोशी ने की थी। लाखू उडियार आपका अल्मोड़ा जनपद में है, सुयाल नदी के बाएं तट पर है, ठीक है। अगर हम बात करें ग्वारखा उडियार की, तो ग्वारखा उडियार की जो खोज थी 1993 में हुई थी। 1993 में राकेश भट्ट ने इसकी खोज की गई थी, ग्वारखा उडियार की चमोली के डुंगरी गांव में, ठीक है। तो चमोली का डुंगरी गांव है आपका अलकनंदा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पे है, अलकनंदा नदी के तट पर है आपका ये डुगरी गांव, जो चमोली में है। वहां से आपका ग्वारखा उडियार की खोज की गई थी 1993 में राकेश भट्ट जी द्वारा, ठीक है। इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कुछ झीलें दे रखी है, आपने बताने की ये झीलें कहाँ पे स्थित हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें दुग्धताल की, ठीक है, तो दुग्धताल आपका कहाँ है स्थित, तो दुग्धताल आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद में है। झिलमिल ताल आपको पता ही होगा, चंपावत जनपद में स्थित है। सुकुंडा ताल आपका बागेश्वर जनपद में है। और गोहना ताल की अगर हम बात करें तो गोहना ताल आपका कहाँ है, गोहना ताल आपका चमोली जनपद में है, ठीक है। तो क्या बना आपका 1 2 4 3 आपका ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से आप देख लीजिए। दुग्ध ताल आपका कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में है। झिलमिल ताल चंपावत में है। सुकुंडा ताल आपका बागेश्वर में है। गोहना ताल आपका चमोली जनपद में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आपको कुछ संस्थान दे रखे हैं और आपको दूसरी तरफ स्थान दे रखे हैं। आपने बताना है कि कौन सा संस्थान आपका कहां पर स्थित है। ठीक है, तो अगर हम बात करें उत्तराखंड राजकीय मुद्रणालय, तो उत्तराखंड राजकीय मुद्रणालय आपका कहां स्थित है? तो ये आपका रुड़की हरिद्वार में है। ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट की अगर हम बात करें तो ये कहां पे स्थित है? रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है आपका? नरेंद्रनगर टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ढोल संग्रहालय की बात करें तो ढोल संग्रहालय आपका कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। पैटर्न क्या बनेगा आपका? दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। 2134 2134 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। उत्तराखंड राजकीय मुद्रणालय कहाँ है आपका? रुड़की हरिद्वार में है। ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट आपका रानीखेत में है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर आपका नरेंद्रनगर में है। ढोल संग्रहालय आपका चमोली जनपद में है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका उत्तराखंड राज्य में गाड़ी सड़क आंदोलन कब हुआ था? ठीक है, तो उत्तराखंड में देखिए गांधी सड़क आंदोलन हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? गरुड़ से लेके कर्णप्रयाग तक, गरुड़ आपने नाम सुना होगा, गरुड़ से लेके कर्णप्रयाग तक, और आपका लेंस डाउन से लेके पौड़ी तक, लेंस डाउन से लेके पौड़ी तक। ठीक है, सड़क निर्माण करना था, सड़क निर्माण करना था। ठीक है, तो ये इसके लिए गाड़ी सड़क आंदोलन चलाए गए थे। कब चलाए गए? तो 1939 से 40। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1939 से 1940 में उत्तराखंड राज्य में गाड़ी सड़क आंदोलन चलाया गया था, गरुड़ से लेके कर्णप्रयाग तक और लेंस डाउन से लेके पौड़ी तक सड़क निर्माण करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। बजहर नामक त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ठीक है, तो देखिए जो बजहर नामक त्योहार है वह थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बजहर नामक जो त्योहार है वह थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। थारू जनजातियों द्वारा देखिए होली पर एक और त्योहार मनाया जाता है। होली पर एक खिचड़ी नृत्य किया जाता है। खिचड़ी नृत्य, ठीक है, तो कई बार पूछता है खिचड़ी क्या है? तो खिचड़ी एक नृत्य है जो थारू जनजातियों द्वारा होली पर किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बजहर नामक नृत्य थारू जनजाति से संबंधित है। अगला जो आपका भाग है वह आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय का करंट अफेयर्स है, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी, एक्चुअल जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जो वास्तविक जीडीपी है उसका अनुमान जो लगाया गया है वो लगाया गया है 6.4%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारे जो भारत की जो वास्तविक जीडीपी है 2024-25 के लिए इसका जो अनुमान लगाया है 6.4% लगाया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए। जीडीपी की फुल फॉर्म की बात करें तो इंग्लिश में है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हम बात करें हिंदी में क्या है तो सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16 का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रही मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? ठीक है, तो मत्स्य 6000 की यहाँ बात हो रही है। मत्स्य 6000 क्या है आपका? ये आपकी पनडुब्बी है, पनडुब्बी है आपकी। ठीक है, आधुनिक पनडुब्बी है जिसका कार्य क्या होगा? गहरे समुद्र में जाने वाली मानव युक्त पनडुब्बी है। ठीक है, तो मानव युक्त है आपकी, इसमें मतलब मानव जा सकते हैं। मानव युक्त पनडुब्बी है आपकी मत्स्य 6000। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पनडुब्बी है आपकी मत्स्य 6000। इसकी देखिए क्षमता की अगर हम बात करें तो इसमें 3 व्यक्ति जा सकते हैं। ठीक है, 3 व्यक्ति समुद्र के अंदर इसमें जा सकते हैं, तो इसकी क्षमता 3 है। इसकी अगर हम बात करें संरचना की बात करें तो 2.1 मीटर का इसका डायमीटर है, डायमीटर 2.1 मीटर का इसका डायमीटर है और ये गोलाकार है। ठीक है,
तो गोलाकार है। तो इसकी संरचना हो गई, क्षमता 3 व्यक्ति हो गई, मानव युक्त है और एक पनडुब्बी है, मत्स्य 6000। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना है। ठीक है, तो ब्रिक्स देखिए, ब्रिक्स की अगर हम स्थापना की बात करें, ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी 16 जून 2009 को हुई थी। 16 जून 2009 को हुई थी। उस समय 2009 की अगर हम बात करें तो 2009 में इसमें 4 सदस्य थे। ठीक है, तो 4 सदस्य कौन कौन से थे? एक तो इसमें भारत था, ब्राजील था, उसके बाद चीन था और रूस था। ठीक है, तो केवल 4 सदस्य थे जब इसकी स्थापना हुई थी 16 जून 2009 को। 2009 में 4 सदस्य थे। 2010 में देखिए इसमें एक सदस्य और ऐड हुआ, एक सदस्य और ऐड हुआ, वो था आपका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका 2010 में ऐड हुआ। फिर बात करें 2024 की, 2024 में इसमें कौन कौन जुड़ा? इसमें 4 सदस्य और जुड़े आपके। एक था आपका इथोपिया, ईरान, मिस्र और यूएई। ठीक है, तो 4 और जुड़ गए इसमें। और 2025 में एक सदस्य और जुड़ा जिसकी हम बात कर रहे हैं, कौन सा? 10वां सदस्य। यानी कि देखिए 4 ये हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 9 ये हो गए। 2025 में इसमें 10वां सदस्य कौन जुड़ा है? 10वां सदस्य इसमें जुड़ा है इंडोनेशिया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2009 में 4 सदस्य थे, भारत, ब्राजील, चीन और रूस। 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा। 2024 में इथोपिया, ईरान, मिस्र और यूएई। 2025 में कौन जुड़ा? 10वां सदस्य कौन बना? इंडोनेशिया आपका बन गया। ठीक है, ब्रिक्स सम्मेलन 2025 की जो बैठक होगी, 2025 जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा? ये भी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में पूछ सकता है। 2025 का ब्रिक्स सम्मेलन जो होगा आपका ब्राजील में होगा, ब्राजील के रियो दी जिनेरियो में, जिनेरियो में होगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसका जो 2025 का जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा वो ब्राजील के री दी जेनेरियो में होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में देखिए राष्ट्र में देखिए हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है। उस हल्दी बोर्ड का प्रथम जो अध्यक्ष होगा किसको बनाया गया है? उसका जो प्रथम अध्यक्ष होगा वो पल्ले गंगा रेड्डी होंगे। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो मुख्यालय होगा, मुख्यालय कहाँ है इसका? तो जो मुख्यालय बनाया गया है वो बनाया गया है निजामाबाद। निजामाबाद ये आपका कहाँ है? तेलंगाना में है। तेलंगाना में निजामाबाद है आपका, वहां पे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय बनाया गया। इसकी जो प्रथम अध्यक्ष है पल्ले गंगा रेड्डी है। ठीक है, अगर हम बात करें तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? राजधानी तेलंगाना की राजधानी की अगर हम बात करें तो क्या है आपकी? हैदराबाद है। मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है उनके मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री यहाँ के रेवंत रेड्डी। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी, नाम आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो किस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉर्जिया को देखिए हाल ही में WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला भाग जो आपका कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कंप्यूटर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आरपा नेट का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो आरपा नेट आपका इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे आपसे पूछिए। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ए से आपका एडवांस, आर से आपका रिसर्च, पी से आपका प्रोजेक्ट, ए से आपका एजेंसी, यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और एन नेट से आपका हो जाएगा नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क। तो ये आपको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे आपको करवाया जा रहा है। आरपा नेट की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का क्या अर्थ है। ये भी आपका बहुत बार पूछा गया है, W3 से क्या मतलब है। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है W3C का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, तो W3 से मतलब यहाँ पे 3 बार W से, ठीक है, और C हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब, C से कंसोर्टियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है W3C का अर्थ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, डैश 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 एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो रैम और रोम दोनों की तरह काम करती है। रैम की फुल फॉर्म की आपको, रैम की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रोम की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है। ठीक है, यहां पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो रैम और रोम दोनों की तरह कार्य करती है। ऑप्शन दे रखा है रजिस्टर मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, फ्लैश मेमोरी और कैश मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्लैश मेमोरी जो होती है एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो रैम और रोम दोनों की तरह कार्य करती है। ठीक है, तो रैम की तरह भी कार्य करती है और रोम की तरह भी कार्य करती है। जनरली होती क्या है, नॉन वॉलेटाइल टाइप की होती है, नॉन वॉलेटाइल टाइप की होती है। यानी कि फ्लैश मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होगा, अगर लाइट चले भी जाती है तो इसमें डेटा आपका सेव रहता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्लैश मेमोरी रैम और रोम दोनों की तरह कार्य करती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम के बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम के पहले इंस्ट्रक्टर को डैश 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 संग्रहित किया जाता है। ठीक है, तो यहां पूछा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बूट स्ट्रैप लोडर के पहले इंस्ट्रक्टर को संग्रहित किया जाता है। किस में संग्रहित किया जाता है, तो बायोस में संग्रहित किया जाता है। बायोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। बायोस की फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, फुल फॉर्म बहुत बार पूछता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब आप कभी भी कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपका बायोस की प्रक्रिया पूरी होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी कि जो आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस हैं, क्या वह आपके सिस्टम से प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, तो वो बायोस का ही काम होता है, सबसे पहले बायोस की प्रक्रिया ही होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम के पहले इंस्ट्रक्टर को बायोस संग्रहित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो अभी अगर आपने एक्सेल शीट में काम किया होगा तो आपको पता होगा, एक्सेल शीट आपकी इस तरह की होती है। ठीक है, तो यहां पे आपके कुछ कॉलम बने रहते हैं। ठीक है, इस तरह से कॉलम बने रहते हैं, ये आपके कॉलम हो गए। इस तरह से आपकी रो बनी रहती है। ठीक है, इस तरह से आपकी रो बनी रहती है। तो ये आपकी एक तरह से क्या बन गया, स्प्रेडशीट बन गई। यहाँ पे ABCDEFGH इस तरह से लिखा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि जहाँ पे कॉलम और रो इंटरसेक्ट होते हैं, यानी कि ये वाला जो पोर्शन जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको सेल बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक सेल बना, ये एक सेल बना, ये एक सेल बना, ये एक सेल बना, तो ये सारे सेल बन के क्या बनते हैं, एक स्प्रेडशीट बनाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कॉलम और रो जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे सेल बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी डी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का देखिए टेस्ट पेपर नंबर 7, जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया और उससे क्वेश्चन से संबंधित जितने भी अन्य तथ्य थे उनको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं, साथ में जो हम उसके साथ में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताते हैं वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है,
तो होप सो आपने देखिए नोट डाउन की होंगी चीज़ें जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। नहीं अगर आपने नोट डाउन किया तो आप दोबारा से इसको देखिएगा वीडियो को, जो आपको लग रहा है कि नोट डाउन करने वाली चीज़ें आप उनको नोट डाउन कीजिएगा। बाकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें आपको इसको रिवाइज करने में आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। कोशिश करूंगा आपका जो भी डाउट हो उसको क्लियर करने का क्लियर कर सकूं। ठीक है, ऑलमोस्ट मैं देखिए सभी बच्चों के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर करने की कोशिश करता हूं, और आपने देखा भी होगा मैं बहुत फ्रिक्वेंटली आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको आंसर करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, बाकी कुछ और इम्प्रूवमेंट करना होगा तो प्लीज़ सजेशन जरूर दीजिएगा। बाकी रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी बच्चों से जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और उत्तराखंड के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल से जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, ताकि देखिए आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड वीडियोस तो यहाँ पे मिलती ही हैं। बाकी जो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके संबंध में जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे को होती है वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि भाई किस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप एलिजिबल हैं भी या नहीं है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आप उस चीज़ों को आपको पहले से पता होना चाहिए अगर आप उत्तराखंड के या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आप देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आपका कोई भाई है, कोई आपके फैमिली में कोई फ्रेंड है, तो वो भी अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो प्लीज़ आप चैनल उसको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी इस चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर सके। ठीक है, बाकी आज की जो वीडियो इसको यहीं पर हम एंड करेंगे। जल्द ही हम टेस्ट सीरीज नंबर 8 लेके आएंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा था, इसलिए टेस्ट सीरीज अभी थोड़ा सा ज़्यादा दिन लग जा रहे हैं एक टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कराने में। बट जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा और फ्रिक्वेंटली आपको टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड कराता जाऊंगा। ठीक है, अभी तो बहुत समय में आपके पास लगभग 2-2.5 महीने का समय आपको मिल जाएगा एग्जाम के लिए, तो तब तक आपको 40 से 50 टेस्ट सीरीज में यहाँ पे आपको करा दूंगा, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगी। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें आपको उत्तराखंड के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उत्तराखंड के करंट अफेयर्स भी मिल रहा है, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी मिल रहा है आपको। ठीक है, उत्तराखंड का जीके भी मिल रहा है, हिंदी के क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। बाकी जैसे जैसे समय बढ़ेगा मैं और भी पोर्शन इसमें ऐड करता जाऊंगा। जैसे आपका इकोनॉमी क्या है ना, क्या बोलते हैं साइंस एंड टेक का पोर्शन है वो भी मैं ऐड कर दूंगा, पॉलिटी का ऐड कर दूंगा, ज्योग्राफी का ऐड कर दूंगा। तो धीरे धीरे करके मैं उसको भी ऐड कर दूंगा अगर आपको लगेगा कि उनको ऐड करना है तो। ठीक है, चलिए आज की जो वीडियोस को यहीं पर हम एंड करते हैं। होपफुल ये सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।